ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। आज का जो विषय है हमारा तापमान, महासागरीय जल का जो तापमान होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो तापमान के बारे में जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि तापमान कहते किसे हैं, कि अगर इसको परिभाषित करना हो या इसका अर्थ बताना हो तो क्या होता है। कोई भी चीज में जो हीट होता है, जो एनर्जी होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है उसको हम तापमान कह सकते हैं। जैसे किसी भी चीज में अगर उसका तापमान वो ज्यादा गर्म है तो उसमें तापमान अधिक होगा, और अगर वो ज्यादा ठंडी है तो उसमें तापमान कम होगा। तो क्या होता है कि जो तापमान होता है हमें किसी भी चीज में उसमें ऊर्जा के बारे में बताता है कि उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी है। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है। तो जिस तरह से हर चीज का एक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसी तरह जो महासागरीय जल है उनका भी एक तापमान होता है, निर्धारित होता है। और हर जगह अलग अलग होते हैं, और क्यों होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं उसकी, उसमें उसमें क्या काम करते हैं, क्या वजहें हैं जिसकी वजह से कम या ज्यादा होता है महासागरीय जल में जो तापमान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे आपको चूंकि लिखा हुआ आप देख सकते हैं तापांतर, ठीक है। तो ये तो हो गया तापमान। तापमान कहते किसे हैं, यानी कि जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है किसी चीज में, या फिर वो हमको ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। तो ये होता है आपका तापमान। अब जो है यहाँ पे आपको तापांतर यानी तापमान का अंतर, तापमान का अंतर कितना, कि जो किसी भी दिन का या किसी भी साल का, किसी भी महीने का उच्चतम तापमान और उसी दिन का, साल का या महीने का निम्नतम जो तापमान निकाला जाता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं तापांतर। डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो तापांतर में पहले ये जान लीजिए कि मान लीजिए आपने जो किसी दिन में उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया, ठीक है, निर्धारित किया। उसके बाद जो न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम जो तापमान है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दोनों का आप अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 10। यही है आपका तापांतर, ठीक है। यही आपका तापांतर है, यानी तापमान का उच्चतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं तापांतर, ठीक है। तो इसमें एक दैनिक तापांतर होता है और एक होता है वार्षिक तापांतर। तो दैनिक तापांतर का मतलब आप एक ही दिन का उच्चतम और न्यूनतम तापमान का अंतर निकाल लीजिए तो वो दैनिक तापांतर हो जाएगा। और अगर आप किसी साल का, उस साल का उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका वार्षिक तापांतर। और एवरेज जो वार्षिक तापांतर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 24 घंटे के अंदर उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान का अंतर, ठीक है, आपका तापांतर कहलाता है। औसत दैनिक तापांतर कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। महासागरीय जल का उच्चतम तापमान 2 बजे सबसे ज्यादा होता है तथा न्यूनतम तापमान 5 बजे सुबह होता है। तो 2 बजे अगर अधिकतम तापमान आपको महासागरीय जल का मापना है तो आप 2 बजे उसको मापेंगे। अगर न्यूनतम मापना है तो आप सुबह 5 बजे मापेंगे। उसके बाद जो है उसका जो अंतर आएगा वो हो जाएगा आपका डेली
तापांतर कहलाएगा, यानी डेली डिफरेंस एनुअल डिफरेंस वो कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर सारी चीजें यही होती हैं, लेकिन इसमें समय का अंतर हो जाता है, यानी कि वहां पे डेली निकलता था लेकिन यहाँ पे साल में एक बार निकलता है। यानी साल में जिस भी मंथ में का उच्चतम तापमान होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में सबसे ज्यादा होता है और न्यूनतम तापमान फरवरी महीने में सबसे कम होता है। न्यूनतम तापमान कब होता है? फरवरी महीने में। और अधिकतम कब होता है? अगस्त में। इन दोनों को मापने के बाद इसका अंतर निकालेंगे तो वो आएगा आपका वार्षिक तापांतर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सागर का आकार जितना बड़ा होगा वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाएगा। जिसके पीछे जो लैंड है वो काम करता है, यानी कि जल जो है स्थल की तुलना में काफी गर्म होने में काफी समय लगाता है, यानी स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग जल्दी गर्म नहीं होता है। तो कोई भाग यानी कोई भी जलीय भाग जितना ही बड़ा होगा उसका जो तापांतर है, तापमान का जो अंतर है वो घटता हुआ जाएगा। इसलिए प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर का तापांतर अधिक होता है, क्योंकि प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कम है। तो ये हो गया। इसके बाद उच्चतम तापक्रम अयन रेखाओं के समीपी भागों में अंकित किया जाता है। अयन रेखा उसको बोलते हैं कर्क रेखा। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा, मकर रेखा के पास के जो क्षेत्र होते हैं वो आपके आते हैं अयन रेखाओं के भाग में आते हैं। यहाँ पे आपका तापमान जो है अधिक अंकित किया जाता है, क्योंकि आकाश यहाँ खुला रहता है, वर्षा भी कम होती है और वर्षा कम होगी तो वहाँ पे तापमान अधिक होगा। अगर तापमान भी अधिक हो और वर्षा भी हो जाए तो तापमान कम हो जाता है। ये सामान्य सी थियरी है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका इक्वेटर वाला क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत, ज्यादातर वर्ष में लंबवत इस पे चमकती हैं। तो यहाँ पे सामान्यतः ये समझा जाता है कि सूर्यातप यहाँ ज्यादा मिलता है तो इस वजह से यहाँ तापमान ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे तापमान तो अधिक मिलता है, सूर्यातप अधिक मिलता है, यानी सूर्य का जो तापमान है, जो रेज किरणें हैं सीधे पड़ती हैं, मिलता है। लेकिन यहाँ पे बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो बढ़ा हुआ तापमान होता है वो घट जाता है। तो इस वजह से जो आपका भूमध्य रेखा का क्षेत्र है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर तापमान कम होता है सूर्यातप अधिक मिलने के अलावा। ठीक है, सूर्यातप अधिक मिलता है फिर भी यहाँ तापमान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही ज्यादा होती है और इस बेल्ट का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय पेटी कह लीजिए, इसमें जो है एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे डेली प्रतिदिन पर डे 12 बजे के बाद 4 बजे तक, 12 बजे के बाद चाहे जब से, और 4 बजे तक डेली बहुत ही तेजी से घनघोर वर्षा होती है, काफी तेजी से। तो इस वजह से जो तापमान 12 बजे तक बढ़ा हुआ होता है वो काफी तेजी से घट जाता है। तो ये वजह होती है। और ये कह रहे हैं कि जो कर्क वाला क्षेत्र है और जो आपका मकर वाला क्षेत्र है, इस हिस्से में तापमान ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा मकर रेखा पर सूर्य साल में एक बार, एक महीने में साल में एक बार लंबवत चमकता है, ये तो पता ही है। तो
एनर्जी भी मिलती है और वहां पे उस क्षेत्र में बारिश भी कम होती है। आप देखते हैं कि रेगिस्तानी भाग होते हैं वहां पे, तो वहां पे तापमान ज्यादा होता है, बारिश नहीं होती है, इस वजह से उस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है। तो ये होता है अयन रेखाओं का क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि आकाश खुला रहता है और वर्षा भी कम होती है। इस वजह से इन रेखाओं के पास में, आपका कर्क और मकर रेखाओं के पास में, ये जो तापमान है वो अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, जो महासागरीय जो तापमान होते हैं, जो टेम्परेचर होता है, वो आपने देखा कि हर जगह एक ही तापमान नहीं पाया जाता। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे, वो कम होता हुआ आपको मिलेगा। उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, एक ही नहीं होता है। जैसे अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पे सूर्यातप अधिक मिलता है, लेकिन वहां का तापमान अधिक नहीं होता है, वहां का जो जलीय तापमान है वो अधिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। उसके बाद जो कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र है, वहां पे तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वर्षा कम होती है और जो रेगिस्तानी जो आपके रेगिस्तान है, उस एरिया में काफी ज्यादा है। तो ये वजह हो गई। इसके बाद जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तापमान का वितरण कम होता जाएगा। वितरण का मतलब है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, ये किरणें तिरछी पड़ने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे तिरछी पड़ने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे तिरछी पड़ने लगेंगी। और इसी तरह आपका साउथ पोल में भी यही होता है, तिरछी किरणें पड़ने लगती है, जिससे कि आपको जो एनर्जी होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, वो कम मिलती है। तो अक्षांश का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पे वहां का जो तापमान है वो अधिक नहीं हो पाता है। आगे चलते हैं। अक्षांश हो गया। इसके बाद जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, तो उत्तरी भाग में स्थलीय भाग ज्यादा है, और जो जलीय भाग है, और यानी कि जो स्थलीय भाग है वो जलीय भाग की तुलना में काफी जल्दी गर्म होता है। यानी जो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म होता है, स्थलीय भाग कम सॉरी जो जलीय भाग है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो वहां पे होता क्या है कि हीट ट्रांसफर का जो रूल है, वहां पे ये काम करता है, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। तो इस वजह से तापमान उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में कम रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में कम इसलिए रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे आपके लैंड जो है, लैंड की मात्रा कम है, यानी कि धरातलीय क्षेत्रों की मात्रा कम है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। तो एक वजह ये होती है, असमानता होती है। जो स्थलीय भाग होते हैं, पवन, विंड, इसमें क्या होता है कि जैसे हवा आपका किनारे से, यानी सागरी किनारे से सागर की तरफ, यानी बीच वाले हिस्से की तरफ वो चल रही है, तो जो किनारे का जो गर्म जल है वो उसको अपने साथ वो आगे की तरफ लेके जाएगी। तो जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए नीचे से ठंडा जल
आता है। जब उस क्षेत्र में ठंडा जल आएगा तो उस पूरे क्षेत्रफल के उस क्षेत्र में जितना भी जलीय भाग होगा उसको भी वो ठंडा कर देगा। तो ये होता है तापमान में अंतर क्यों होता है, क्योंकि उसमें हवा का भी काफी ज्यादा योगदान होता है। अगर वो गर्म जल को अन्य स्थान पे लेके चली जाती है तो नीचे से ठंडा जल उस स्थान को भरने के लिए आता है। क्योंकि अब वो गर्म जल चली गई है तो ठंडा जल आएगा तो पूरे क्षेत्र में जितना भी जलीय क्षेत्र है उसको, जितने एरिया को कवर करेगा उसको वो ठंडा कर देगा। इसके बाद है आपका महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराएं, इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें आई हैं तो हम इसको एक बार बता देते हैं कि जो सागरों में जल की एक बहुत बड़ी राशि होती है, उनकी एक निश्चित दिशा होती है और उसी दिशा में वो प्रवाहित होती हैं। जैसे नदी नहीं होती लेकिन नदी जैसा उसका, उसमें जल की काफी मात्रा होती है और एक निश्चित दिशा होती है, उस दिशा में वो प्रवाहित होती रहती हैं। तो इसमें गर्म जल और ठंडा जल होता है। ठीक है, अगर गर्म जल ठंडे जल में प्रवेश ठंडे जल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वहां का तापमान बढ़ा देता है। अगर ठंडा जल गर्म जल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वहां का तापमान घटा देता है काफी हद तक। तो ये वजह होती है। ठीक है, अक्षांश मैंने आपको बताया, जल एवं स्थल का वितरण में जो असमानता है उसकी वजह से तापमान में अंतर हो जाता है, और जो विंड है हवा की भी वजह से ये अंतर होता है। महासागरीय जो धाराएं होती हैं इसकी वजह से भी एक डिफरेंस देखा जाता है तापमान में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है आपका मैप है, इसमें आप क्षैतिजिक तापमान का जो वितरण है उसको देख सकते हैं। क्षैतिजिक मतलब इस दिशा में, इस दिशा में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे तापमान कितना है, यहाँ पे भी वही तापमान होगा, इस पूरे बेल्ट में उतना तापमान होगा, क्योंकि इसका एक रीजन होता है। क्योंकि अगर ये भूमध्य रेखा के पास है तो उसकी कुछ और वजह होगी, अगर ये कर्क रेखा के पास है तो उसकी कुछ और वजह होगी। ठीक है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। ठीक है, तो अक्षांश के आधार पर मैंने आपको जो बताया तो लंबवत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्षैतिजिक वितरण को देखेंगे कि उसका तापमान कितना होता है। और एग्जाम में ज्यादातर यही टेम्परेचर आपसे पूछता है कि प्रशांत महासागर का तापमान कितना है, हिंद महासागर का कितना है, यानी कि सागरों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है। तो ये याद करने वाली चीज है, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में दिया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस बार का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये टेम्परेचर पूछा था और वो फ़ारेनहाइट में पूछा था। ज्यादातर लोग डिग्री सेंटीग्रेड में तैयार करके जाते हैं, लेकिन इस बार जो है फ़ारेनहाइट में वो पूछ दिया था, इसलिए दोनों में आपको तैयार करना जरूरी है। चलिए इसको देख लेते हैं, महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। भूमध्य रेखा पर महासागर की ऊपरी सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम ये प्रमुख है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। कितना है, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे है। अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 70.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 67 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। दक्षिणी गोलार्ध का सेम यही चीज है, 61 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान, ये जो मेजर आपके पैसिफिक
ओशन है, यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, इसका याद रखिएगा आप लोग। तो इसका है जो है 66.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में देखें तो 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हिंद महासागर का देखें तो 60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 70.03 डिग्री सेंटीग्रेड है। अटलांटिक महासागर का सतह का जलीय तापमान देखें तो 60.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इंडियन ओशन का यानी हिंद महासागर की सतह का अधिकतम तापमान अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में ज्यादा होता है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो इनमें अरब सागर का तापमान ज्यादा होता है। और संयुक्त रूप से इसका तापमान जो है 82.4, यहाँ ये पॉइंट में नहीं है, ये 82 है, 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ये हो गया आपका तापमान डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। ये चीजें एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को याद करना होगा। अगर आपको इसको फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में आप चेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये दो चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया है ये आपका तापमान को बताता है। महासागरीय जो तापमान होते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, यहाँ पे 0 लिखा है, यानी इस पूरी रेखा पर 0 डिग्री तापमान मिलता है और इस रेखा पर 5 डिग्री मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 दिखेगा, यहाँ पर आपको 15 डिग्री दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 20 दिखेगा इस यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 25 दिखेगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा या ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है और इस तरफ आ रहे हैं तो अधिक हो रहा है। ये ऐसे एज एग्जाम्पल आपको मैंने ये समझाने के लिए किया कि जो मानचित्र पर तापमान का जो वितरण दिखाया जाता है वो इसी तरह से दिखाया जाता है। और हर महीने का ये एक मानचित्र से इसका काम नहीं होता, ये हर महीने का अलग अलग होता है। यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है फरवरी महीने का, फरवरी महीने का है ये। किस महीने का है? फरवरी महीने का, और प्रशांत महासागर का है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में आप पाएंगे। तो ये रेखाएं जहां जहां जाएंगी, ये 25 वाली रेखा जहां जहां जाएगी ये पूरा जो है जिस भी क्षेत्र में जाएगी वहां का तापमान 25 पे दिखाएगा। यहाँ पर भी और एक चीज आप देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है, तो ये जो रेखाएं हैं आपको ये सीधी दिखेंगी क्योंकि कोई भी बाधा नहीं है। जो तापमान है यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। लेकिन आपको इस वाले हिस्से में उत्तरी गोलार्ध में आपको यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखेंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है। अब चूंकि यहाँ जाके रुक गया क्योंकि आगे स्थल है, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये काफी यहाँ आ जाएगा। तो इस वजह से ये जो है उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है, इसकी वजह से ये जो रेखाएं हैं तापमान की तापमापी जो रेखाएं हैं, इसको तापमापी रेखाएं बोलते हैं। ये जो रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा कर्व होती हैं, ज्यादा घूमी हुई होती है, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर आपको सीधी रेखाएं दिखेंगी क्योंकि यहाँ पे धरातली भाग उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम है। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए मैंने इसको रखा था। तो इस तरह से इसका रीडिंग किया जाता है, मानचित्र पे इसको दिखाया जाता है। अगला है महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण।
ठीक है, अभी तक क्षैतिजिक वितरण हमने देखा, जिस तरह मैंने आपको तापमापी रेखाओं के हिसाब से आपको दिखाया कि उसके सीध में कहाँ कहाँ पे कितनी तापमान होते हैं, लेकिन तापमान का लंबवत वितरण भी होता है। अक्षांश जो रेखाएं हैं, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, सूर्य तब कम मिलता जाएगा, यानी सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती जाएंगी और उसकी वजह से तापमान कम होता जाएगा। इसको देख लेते हैं। सूर्य की किरणें सागर के अंदर, ठीक है, ये तो हो गया आपका अक्षांश की बात। लेकिन यहाँ पे सागरी जल यानी सागर के नीचे वाले हिस्से में कि सूर्य का जो तापमान है, जो किरणें हैं, उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ तक वो पहुंचती है और कहाँ तक के जल को वो गर्म करने में सक्षम होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं, ठीक है, 200 मीटर की गहराई तक ये प्रवेश करती हैं और अगर सही मात्रा में ये जल को गर्म कर सकती हैं तो केवल 20 मीटर की गहराई तक ही ये जो सन रेज हैं, यानी सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य तप है, जो एनर्जी होती है वो 20 मीटर की गहराई तक ही केवल जलीय भाग को गर्म कर सकती है। लेकिन पहुंचने की बात अगर ये है तो वो 200 मीटर की गहराई तक सन की जो किरणें हैं वहां तक वो पहुंचती हैं, प्रवेश करती हैं। इसके बाद है सूर्य किरणें या फिर सूर्य की किरणें 20 मीटर की गहराई तक सागरी जल को गर्म करने में अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ से आपका लंबवत वितरण यानी जल के आंतरिक भाग की कहानी शुरू हो रही है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज आप लोग जान जाइए कि जो सूर्य का जो किरणें हैं पूर्ण रूप से पूर्णतः वो 200 मीटर की गहराई तक नीचे जाती हैं, लेकिन अगर संयुक्त रूप से सही ढंग से अगर जल को गर्म करती हैं तो केवल 20 मीटर की गहराई तक ही वो करती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि तापमान आपका दिया हुआ है सेल्सियस में और तापमान दिया है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और यहाँ पे आपको गहराई दी हुई है और गहराई यहाँ पे किस में दी है, फैदम में दी हुई है। तो फैदम, एक फैदम होता है, एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट, 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गहराई दी हुई है ये फैदम में दी हुई है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जैसे जैसे आप देखेंगे गहराई कम होगी, तापमान भी कम होता जाएगा, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जब गहराई 100 फैदम है तो तापमान कितना है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 60.7 है। और जब गहराई 200 फैदम है तो तापमान कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में 50.1 है। अगर 500 फैदम गहराई है तो तापमान 7.2 है और फ़ारेनहाइट में देखें तो 45.1 है। 1000 फैदम की गहराई पर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में देखें तो 36.5 है। 1500 पर कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में देखें तो 35.5 है और 2200 फैदम पर देखें तो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड है
और फ़ारेनहाइट में देखें तो 35.2 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी गहराई जैसे जैसे बढ़ रही है, तापमान वैसे वैसे कम हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपरी भाग की तुलना में निचला भाग ठंडा होता है, और जो महासागरीय तली है, एकदम नीचे का जो हिस्सा है, वहां पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका अंतर है, यानी कि रिलेशन है आपका गहराई और तापमान का। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान उसका घटता जाएगा, क्योंकि जो सन रेज है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो ऊपरी भाग को ज्यादा गर्म करती हैं और ज्यादा वो अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। 200 मीटर तक की प्रवेश कर पाती हैं। अगर प्रभावपूर्ण तरीके से जल को गर्म कर पाती हैं तो केवल 20 मीटर की गहराई तक ही कर पाती हैं। तो इस चार्ट का मतलब यही था कि आपको गहराई और तापमान का जो रिलेशन है उसको बताना था। तो ये हो गया आपका तापमान। तापमान किस तरह से बदलता है, तापमान का लंबवत वितरण क्या है, क्षैतिज वितरण क्या है, और जो तापांतर क्या होता है, इसको मैंने बताया। इसके बाद लंबवत वितरण को मैंने अभी ये चीज क्लोज नहीं हुई है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें 3 लेयर होती हैं, उन लेयर के बारे में, जो लंबवत वितरण, तापमान का जो लंबवत वितरण होता है, 3 लेयर होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगला वीडियो